भारतीय जनता पार्टी के नेता के द्वारा की गई। ये सवाल मैं आपसे इसलिए कर रहा हूं कि उन्होंने कहा कि ये मुफ्त के कल्चर से बचने की जरूरत है, देश को, देशवासियों को रेवड़ी से बचने की जरूरत है। पर यही सरकार फैसला लेती है, हम किसानों के लिए सम्मान निधि देंगे, हर क्वार्टर में 2,000 रुपये आपके अकाउंट में आएंगे, साल में 6,000 रुपये आएंगे। तो इसके संदर्भ में ऐसा फैसला लेने वाली सरकार ये कहे कि मुफ्त के रेवड़ी कल्चर से बचने की जरूरत है। हमारे यहाँ एक बात कही जाती है गानों वानों में, और वो इस प्रकार से कही जाती है कि आप करें तो रासलीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। तो आपसे समझना ये चाहता हूं कि इसको किस रूप में देखें। अगर आप कोई फैसले ले रहे हैं, देश की सरकार कोई फैसला ले रही है, तो वो लोगों के कल्याण के लिए है। लेकिन वही फैसला अगर जगन रेड्डी ले रहे हैं, वही फैसला अगर नवीन पटनायक ले रहे हैं, वही फैसला अगर अरविंद केजरीवाल ले रहे हैं, वही फैसला अगर स्टालिन ले रहे हैं, तो आप बता रहे हैं कि देखो ये लोग ठीक नहीं कर रहे हैं, ये मुफ्त का खेल ठीक नहीं है, ना देश के लिए ना प्रदेश के लिए। कुछ कहेंगे आप इस पर? इसमें इसमें दो प्रकार के आर्ग्यूमेंट हैं जी एक तो यह है कि जो मैंने कबीरदास जी का कहा था जी कि इन प्रिंसिपल ये बिल्कुल सही है कि आप रेवड़ी कि इनडिस्क्रिमिनेटली आप नहीं बांट सकते हैं, जी मेरिट सब्सिडी ही देनी है। लेकिन एट द सेम टाइम यदि कहा जाता है कि हम किसानों को ये दे रहे हैं, किसानों को वो दे रहे हैं, इसमें बड़ी प्रॉब्लम है। जी इसमें बड़ी प्रॉब्लम यह है कि किसी ने भी, इतने सारे अर्थशास्त्री हैं, इतने लोग हैं, जी किसी ने कोई डिटेल फार्मिंग का एनालिसिस करी है? नहीं जी करी है। जितने आपका C1 C2 A1 A2 वगैरह जो कैलकुलेट करते हैं, इसमें यदि आप ये देखते हैं, फार्म की इनकम जो है नॉन फार्म की इनकम से 25 से 40% कम है। जी इसका मतलब, इसको इकोनॉमिक टर्म्स में बोलते हैं टर्म्स ऑफ ट्रेड। जी टर्म्स ऑफ ट्रेड जो आपके हैं, वो जो औद्योगिक चीजें हैं या सर्विसेज की हैं और फार्म की हैं, उसमें गैप है। जी तो जो सब्सिडी दी जाती है उनको दी जाती है, लेकिन सब्सिडी किसके पास जाती है? उस फार्मर के पास जाती है जिसके पास मर्सिडीज बेंज है। उस फार्मर के पास नहीं जाती है जिसकी जरूरत है। जिसको जिसको इसकी जरूरत है। इस विसंगति के संदर्भ में डॉक्टर आचार्य सारथी इशारा कर रहे हैं। डॉक्टर हितेश वाजपेयी बीच में हस्तक्षेप करना चाहते हैं, उनका हस्तक्षेप तो सुनेंगे ही, पर साथ में समझने की कोशिश करेंगे डॉक्टर हितेश वाजपेयी आपसे कि आपको ये मुफ्त लगता क्यों है। इस देश की आबादी से जिस तरीके से आपने जीएसटी के बाद से इनडायरेक्ट टैक्स लेने की होड़ मचा रखी है, पेट्रोल कीमतों में जिस प्रकार से ड्यूटी लगा लगा के पैसा उगाने की कोशिशें कर रखी हैं, वो देश जिसमें 25,000 से ज़्यादा वेतन कुल 10% लोगों का जो कामकाजी लोग हैं, वहाँ पर इनडायरेक्ट टैक्स के माध्यम से जो आप धन संग्रह कर रहे हैं, कर संग्रह कर रहे हैं, उसके बाद अगर कुछ रियायतें दी जा रही हैं तो उस पर आपको इतनी आपत्ति क्यों हो रही है? आप भी खड़े हो गए साथ में, भाई हम ये कर रहे थे लेकिन प्रधानमंत्री जी ने कहा विचार करेंगे। प्रधानमंत्री जी को करेक्ट नहीं करेंगे, आप अपने आप को सुधारने की कोशिश करेंगे, अपनी नीति को बदलने की कोशिश करेंगे। जब आप दीनदयाल उपाध्याय जी के एकात्म मानववाद और अंत्योदय के लिए समर्पित हैं, तो क्या वो लोग जो अंत्योदय के अंतर्गत आपको दिखाई देते तो उनका जीवन स्तर सुधर गया कि आपने कहा कि अब हम प्रधानमंत्री जी के कहे अनुसार करेक्शन करेंगे? यह आपका मानना है कि प्रधानमंत्री जी तक आवाज़ पहुंचाएंगे कि अभी भी इस देश में विसंगति है, इस देश में एक बड़ी आबादी ऐसी है जिसके लिए कुछ करने की जरूरत है और सरकारों को वो कदम उठाने ही होंगे, सरकारों को उसके लिए सहारा बनना ही पड़ेगा, सरकार को उन लोगों की जरूरत के लिए खड़ा रहना ही पड़ेगा। इसे वोट कटोरने के कल्चर के तौर पर नहीं, बल्कि लोगों की मदद की दृष्टि से ही देखे जाने की जरूरत है। क्या कहते हैं डॉक्टर हितेश वाजपेयी? देखिए हिमांशु जी, इसको जितनी आपने कॉम्प्लिकेटेड व्याख्या करी है, दर्शकों के लिए मैं एक